नमस्कार, खबर भारत की विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और बात करेंगे एमपीपीएससी की परीक्षा की तैयारियों पर, क्योंकि तारीख तय हो गई थी और एडमिट कार्ड अब पहुंच चुके हैं सारे छात्रों के पास, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और सही तैयारी के बिना इसे क्रैक करना आसान नहीं होगा, ये विशेषज्ञ कई समय से कहते चले आ रहे हैं। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा की तैयारी करते समय ध्यान रखना होगा कुछ जरूरी बातों को, खासतौर से तब जब परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी हो। जानिए कम समय में अपनी तैयारी को तेज करने के खास टिप्स क्या हो सकते हैं, और ये टिप्स देने के लिए आज आपके लिए विशेष रूप से हमारे बीच में स्टूडियो में मौजूद है विशेषज्ञ। तो चलिए लाइव उनसे जुड़िएगा। सबसे पहले उनका परिचय कराने से पहले मैं आपको फोन नंबर याद से बताना चाहूंगी। तो एमपीपीएससी से जुड़े सवाल करने के लिए हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। और एमपीपीएससी क्यों, 19 तारीख को क्लैट का एग्जाम भी है भाई, तो उससे जुड़े हुए भी सवाल कर लीजिएगा प्रतीक जी से। तो 0755 भोपाल का कोड 4288228428 428907 यानी 07554288228428 428907 ये फोन नंबर से हमारे जल्दी से फोन लगाइएगा। और अब परिचय करते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे आज के मेहमान विशेषज्ञ, जो आपको जरूरी सलाह देंगे कि परीक्षा के इस अंतिम समय में किस तरह से तैयारी को तेज कर लिया जाए, किस तरह से दिमाग में अच्छे से बैठा लिया जाए ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। स्वागत करते हैं अभिषेक खरे जी हैं हमारे साथ, लोक सेवा परीक्षा विशेषज्ञ एवं करियर काउंसलर। आप स्वागत करेंगे अगले हमारे जो विशेषज्ञ हैं प्रतीक जैन साहब, प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ और करियर काउंसलर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम 19 जून इस तारीख का इंतजार सारे बच्चे कर रहे हैं, आप दोनों भी, क्योंकि आप मेंटोर हैं, आपने सारे बच्चों की तैयारी अपने अपने सेंटर में करवा दी है और गुरु भी उतना ही तल्लीनता से वेट करता है कि बच्चे अच्छे से एग्जाम दे पाए। तो कम समय में कैसी होनी चाहिए तैयारी? मैं अभिषेक सर आपसे शुरू करते हैं। जी, सबसे पहली चीज़ तो प्रिया ये है कि जितना बच्चे डरे हुए हैं उतने हम भी डरे हुए हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनकी परीक्षा नहीं है, ये हमारी परीक्षा भी है। क्योंकि साल भर हमने जो पढ़ाया है, पिछले कुछ सालों से हम पढ़ा रहे हैं, छात्रों को जो पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी अपने अंदर एक डर रहता है कि छात्र कैसा प्रदर्शन करेंगे, कैसा पेपर आएगा, पेपर में कोई चेंज तो नहीं होगा, जो हमने पढ़ाया है, जो पैटर्न हमने बताया है उसके अकॉर्डिंग होगा कि नहीं। तो एक डर एक बना रहता है ये, तो वो तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ मैं बच्चों से सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, अब आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, क्योंकि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब सिर्फ पाने के लिए। तो ये जो बचे हुए 7-8 दिन हैं, इसमें अगर आप डरे, घबराए, कॉन्फिडेंस लूज किया आपने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय अपने आप को कंपेयर किया किसी के साथ कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा वो दोस्त तो 100 में से 90 सही कर रहा है क्वेश्चन, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, ये सब अब सोचने का समय नहीं है। अब समय है कैसे आप बचे हुए जो ये 6-7 दिन बचे हुए हैं, इनमें आप अपनी तैयारी को एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करते हुए अंजाम तक पहुंचाएं। यानी करना क्या है, इस समय आपको सिर्फ उन टॉपिकों पे फोकस करना है अगले 6-7 दिन जो आपको मुश्किल हो रहे हैं, जिनमें आपको परेशानी आ रही है। और वो आप कैसे चेक करेंगे? तो उसका सीधा सीधा तरीका है कि आप रोज कम से कम आज से लेके और अगले 5 दिन कम से कम 500 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करिए। और देखिए कि उनमें से कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उनके टॉपिक पे जाइए, उनको पढ़िए। से एग्जाम्पल के लिए अगर आप 500 क्वेश्चन हल कर रहे हैं और आपकी 1-1.5 साल की तैयारी है, तो मुझे लगता है इस समय आपसे लगभग उसमें से 70-80 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो उन 70-80 क्वेश्चन के टॉपिक को आज ही आपको पढ़ना है, यानी विद इन 24 घंटे वो 500 MCQ भी हल करना है और उनके जिस टॉपिक से वो 70-80 क्वेश्चन नहीं बने हैं उन्हें हल करना है। तो पैटर्न इसी को फॉलो करना है अगले 5-7 दिन, और डरना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। प्रतीक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक जी, आपको क्या लगता है कि तैयारी अब जैसा कि अभिषेक सर बता रहे थे कि डरना नहीं है, और ये सच है कि डर के आगे ही जीत है। तो जिसने उस पर कंट्रोल कर लिया, मतलब एक अच्छा प्रदर्शन बेहद जरूरी है उस हॉल में, तो वो तभी हो पाएगा जब आप निडरता के साथ बैठेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए तैयारी में कौन सी चीजों को आप एड ऑन करने के लिए कहेंगे बच्चों को? देखिए, बिल्कुल खरे सर सही बोल रहे हैं कि डरना का समय जो आपका था वो चला गया है। अब डरने का समय हमारा, आपके माता पिता और इन सब का है। कैसे इसको दूर करें? तो इसको पॉइंट वाइज अगर हम डिवाइड करें कि हमें डरना
कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी बेसिक चीजें ये हैं कि पहले तो आपको ये जो आपका सेंटर मिला होगा आपको, हाँ। देखिए आखिरी समय पे वो बहुत छोटी छोटी चीजें परेशान करती हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। कि जो भी आपको सेंटर मिला है, कोशिश करके आज आधा घंटा निकाल के एक बार घूम के आ जाएं, वहां पे एक राउंड लगा के आ जाएं कि हाँ वो रास्ता कौन सा सही रहेगा, कौन से रास्ते पे ट्रैफिक कम रहेगा, कौन सी ऐसी स्थिति रहेंगी जहां पे हमें रास्ता बदलना पड़ेगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते रहें। इसके अलावा आप जो सामान वहां ले जाने वाले हैं, आप एंड टाइम पे उसकी तैयारी ना करें। उस चीज को आप अभी से बांध के एक कोने में रख दें कि भैया ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरी कॉपी है, मेरी पेंसिल है, जो भी आप ले जाना चाहते हैं वहां पे एक व्यवस्थित तरीके से उन चीजों को तय कर लें। अब रही पढ़ाई की बात, तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही बात है कि अब वो समय चला गया कि जब आप सारी किताबें उठाएं और उसको फिर से रीड करने की तैयारी करें। आपने जो अभी तक के नोट्स बनाए हैं उन पे आपको एक बार नजर मारनी है। कुछ अगर याद नहीं आ रहा है तो उसको एक बार देख लेना है। कुछ नई चीज की तरफ आपको टर्न आउट नहीं होना है, क्योंकि नई चीज की तरफ आप टर्न आउट होंगे तो आपके पास एक आकाश के बराबर पूरा इतिहास खुल जाएगा कि नहीं अब ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। हाँ। तो इन चीजों से बचें और अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी चीजों को व्यवस्थित करके यानी डिसिप्लिन में लाके आप उस चीज को आगे बढ़ सकते हैं। अभिषेक सर, एक चीज देखने को मिलती है जो होती है अव्यवस्था। चारों तरफ फैले हुए हैं नोट्स, पता ही नहीं है कि कौन सी चीज को किस तरह से अब रिकॉग्नाइज करना है या कहना चाहिए किस तरह से व्यवस्थित करते हुए तैयारी को आगे लेकर जाना हमें, ताकि जब 19 तारीख वो डेट आए तो हमें पता है कि हमारे फंडे पूरी तरह से क्लियर है। तो ये एक जो बड़ा सवाल है अव्यवस्था वाला, सेल्फ मैनेजमेंट के तौर पर भी मैं बात कर रही हूँ और वो मैनेजमेंट के तौर पर भी बात कर रही हूँ जो बुक्स को लेकर, नोट्स को लेकर अव्यवस्था रहती है बच्चों की। देखिए ऐसा है क्रांति कि इस समय आप कितनी भी कोशिश कर लें, बच्चों के अंदर एक डर हमेशा रहता है। वो डर रहता है कि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, और ये एक सामान्य तरह का डर है जो हर बच्चे में रहता ही है कि कितना भी पढ़ ले उसे लगता है कुछ चीज़ चूक गई। और यहाँ एक मजेदार चीज है कि जब वो बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी परिचित के साथ या अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो वो तैयारी कर रहा है, तो वो उनको ऐसे टॉपिक के बारे में जरूर बताता है जो उसने तैयार नहीं किया रहता है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस जैसे तैसे करके वो बनाता है वो फिर खत्म हो जाता है। तो ये प्रोसेस है। तो यहां मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं कि अब तक आपने जो पढ़ लिया है पिछले हफ्ते तक, वहां तक वो कट ऑफ है। अब आपको नई चीज नहीं पढ़ना है, और नई चीज अब नहीं बन रही तो उसे भी छोड़ दीजिए। अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूं। देखिए, एमपीपीएससी ये प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज से आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन होना है। पिछले अगर हम 10-20 वर्ष की बात करें तो जो सिलेक्शन का कट ऑफ है, मैं जनरल के हिसाब से बताता हूं, वो कट ऑफ है 72 से लेकर 76 के बीच में। यानी आपके पास 24 क्वेश्चन के गलत करने का मार्जिन मौजूद है। ठीक है। और टॉपिक जो है जनरल स्टडीज के वो लगभग हैं 10, मोटे तौर पर 10 है। मैं उनको भी एक बार जिक्र कर देता हूं जल्दी से, जिसमें है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन, भारतीय इतिहास, सामयिक घटनाक्रम, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी, आईटी, इन्वायरमेंट, और इसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। तो 10 टॉपिक में से 10 के 10 इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो फर्स्ट 4 हैं, फोकस कहां करना है आपको? एमपीजी के, करंट अफेयर, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये 4 मिलके 50 से 55% क्वेश्चन आपके लाते हैं, मतलब इन चारों में से आएंगे। तो आपको पहली कोशिश करना है कि ये 4 तो आपके बहुत बढ़िया हों, और इसमें से भी जो एमपीजी के है उसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते। आपको 100% उसे तैयार करना ही है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एमपीजी के सही करना है। तो यहां करना क्या है कि जैसे अब आपको डर लग रहा है और आपको लगता है आपके कुछ टॉपिक पर्टिकुलर तैयार नहीं, तो मैं आपको बताता हूं कि अब आप वो टॉपिक छोड़ दीजिए। अब जरूरत नहीं है उनको पढ़ने की, क्योंकि अब आप एनर्जी वेस्ट करेंगे, वो याद भी नहीं होंगे। तो आप एमपीजी के, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर और ज्योग्राफी पे फोकस करिए। इनके क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे। बाकी 3 टॉपिक से आप ठीक ठाक भी कर लेंगे तो 70% तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, 70 से 75 के बीच का जो मैं कट ऑफ दे रहा हूं वो जनरल मेल के हिसाब से दे रहा हूं। यानी अगर आप किसी उसमें वर्ग में हैं, सुरक्षित वर्ग में हैं, आरक्षित वर्ग में, ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग या एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो वो कट ऑफ और कम होता जाता है। यानी आपके पास 25 क्वेश्चन का मार्जिन तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। अगर वो गलत भी करेगा तो भी उसका 75 क्वेश्चन है सही करने के लिए। तो इसी स्ट्रेटजी पे चलिए। नई चीजों को अभी बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ना उन्हें पढ़ने की जरूरत है, नए और बुक्स तो छूइएगा मत। नोट्स इस समय पढ़ सकते हैं, वो भी सिर्फ उन टॉपिक के जिनके एमसीक्यू आपसे ना बने। तो ये अभी इस समय करने की आवश्यकता है। जी प्रतीक जी, तो क्या हम इसको पैटर्न के तौर पर समझ सकते हैं कि किस? हाँ जी,
तो किस तरह से पैटर्न तैयार किया जाएगा? क्या हर बार तरीका बदल जाता है एग्जाम का? देखिए क्या रहता है, एग्जाम का तरीका बदलना भी जरूरी है, मगर हाँ क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो नहीं बदलता है। एक सरप्राइजिंग फैक्टर तो हमेशा ही रहता है, जो आपको अभी खरे सर ने बताया कि 30% तक हम उसको छोड़ सकते हैं या उसको स्किप कर सकते हैं, वो एक सरप्राइजिंग फैक्टर। बट हाँ 70 to 75% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव बेस पे आते हैं। हाँ, मगर इसका मतलब ये गलत मत लगाना कि पुराने क्वेश्चन का सेम टू सेम क्वेश्चन का पेपर उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। फिगर्स चेंज होते हैं, जगह चेंज होती है, करंट अफेयर तो ऑब्वियसली हर साल चेंज होता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब जो बात करिए आपने, इसको पैटर्न में बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं, मतलब आते हैं मतलब 100% श्योर है। एक वो क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं मगर याद नहीं आ रहा है। आपने कई पेपरों में देखा होगा, आपको बस पहला शब्द याद आ जाए तो मैं बाकी का आंसर लिख दूंगा, वैसी वाली स्थिति होती है। तो वो वाले क्वेश्चन हो गए बाकी के, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हैं जिनको आप अछूते हैं, आपको आता ही नहीं है। इसको करने का तरीका यही है कि पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हों, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाएं जिसपे आपको 50-40, 60-40 का आपको आंसर लगता है कि आता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पहले के 30 से 33% क्वेश्चन कर चुके होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ मेरा इतना पेपर हो चुका है। तो वो जो क्वेश्चन में सोचने की जो बुद्धि लगेगी वो आपको इजीली, आपको बहुत आराम से अपने सही रास्ते की तरफ ले जाएगी कि हाँ ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा आंसर निकलेगा। क्योंकि ये बुद्धि आपके ऐसे काम करती है कि आपने कभी ना कभी जब पढ़ाई करी है तो वो आपको कभी ना कभी याद रहेगी, आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, वो कभी ना कभी आ जाएगी। और जो नहीं पढ़ा है, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं, कोशिश करिए कि उनको नहीं हाथ लगाना है, मगर जब आपके 60-75 क्वेश्चंस हो चुके होंगे तो वो आपकी बुद्धि आपको इजीली उसमें से एक तरीका होता है, हम लोग बोलते हैं ऑड वन आउट का, कि अगर 4 में से ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इन दोनों में से एक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम ऑड वन आउट यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन जी, एलिमिनेशन। अभिषेक सर इस बात को आगे बढ़ा दीजिए। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर करता हूँ। प्रतीक जी ने बहुत बढ़िया बताया है कि कैसे हल करना है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूँ। इसमें यह है कि जब भी आप परीक्षा हॉल में एमसीक्यू को हल करें तो उसको 3 स्टेप में हल करने की कोशिश करिए। जो स्टेप 1 होता है उनमें उन प्रश्नों को हल करिए जिनके आंसर आपको 100% आते हैं। जब आप उनको हल करेंगे पहले राउंड में तो आउट ऑफ 100, अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, 6 महीने से लेके 1 साल अगर आपने ठीक ढंग से पढ़ा है, तो मुझे लगता है 50 अराउंड क्वेश्चन आपके पहले राउंड में 40 से 50 सही हो जाते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में उन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश की जाती है जिनमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो, या तो ए में या बी में, मतलब ए या बी में से किसी पे डाउट है, मतलब 4 में से 2 पे डाउट है, 2 आपको क्लियर है कि ये नहीं हो सकते। तो सेकंड स्टेप में उनको हल करने की कोशिश करिए। तो हो सकता है कि 50 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में हल कर लें, 10 से 15 क्वेश्चन आपके सेकंड राउंड में इस तरह से हल हो, एलिमिनेशन प्रोसेस को अपना के। फिर थर्ड राउंड और फाइनल राउंड होता है उन प्रश्नों को हल करना जिनमें आपको पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता, आपको तुक्के ही मारना है। तो तुक्के मारने का भी साइंटिफिक तरीका है। एजुकेटेड जो गैस है वो भी एक प्रॉपर तरीके में मारा जाता है, कैसे उसके लिए करना है। उसके लिए खैर अभी इस समय तो बहुत मुश्किल है बहुत लंबे से बताना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आप नेट पे देखेंगे तो एजुकेटेड गैस कैसे किया जाता है। मेरा खुद बहुत 3-4 वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देखिए। उसमें विस्तार से मैंने बताया है कि जो एजुकेटेड गैस जिसको आप बोलते हैं तुक्का, उसे कैसे लगाया जाता है साइंटिफिक तरीके से, उसको देखिए, उससे आपको पता चलेगा। तो 3 राउंड मिला के आप 70 के आसपास पहुंच जाएंगे। जी अभिषेक जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञान भोपाल से हैं, वो आपसे सवाल रखना चाह रहे हैं। आप दोनों में से किससे सवाल है? और मैं जानती ज्ञान से। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आपका, और बताइएगा सवाल क्या आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम, मैं ये जानना चाहता था कि अभी जो 5 से 6 दिन बचे हैं उसमें अभी क्या स्थिति होनी चाहिए, ज्यादा पुराना पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स पे फोकस करें या फिर उसी को रिवाइज करें? मैम करंट अफेयर पे फोकस करें। चलिए मैं ज्ञान आपको आंसर देता हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और सभी लोगों का लगभग यही प्रश्न रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज तो बहुत सारे बच्चों को वो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उनको करंट अफेयर यानी सामयिक घटनाक्रम के बारे में पता ही नहीं होता है कि सामयिक घटनाक्रम आखिर क्या है। तो मैं जल्दी से पहले आपको बताता हूं कि सामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो सामयिक घटनाक्रम के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल की गतिविधियां, चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थान, प्रसिद्ध पुस्तकें, पुरस्कार, भारत, मध्य प्रदेश और विश्व के, और महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास हैं वो, ये सभी आपको पढ़ना है।
और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सभी लोग ध्यान रखिए कि आपको जो पढ़ना है करंट अफेयर वो 30 मई तक का पढ़ना है, उसके बाद का बिल्कुल मत पढ़िएगा क्योंकि ऑलरेडी पेपर बन चुके हैं। तो अब आपको उसके बाद नहीं पढ़ना। और करंट अफेयर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो अगर आपने प्रॉपर फॉलो किया होगा न्यूज़ को, पेपर पढ़े होंगे, करंट अफेयर की तैयारी की होगी, जो हेडिंग्स मैंने बताई हैं इनको प्रॉपर तरीके से नोट्स में बनाया होगा, तो आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अब मेरी आपको सलाह है कि इस समय नए सिरे से कोशिश मत करिएगा करंट अफेयर को जीरो से पढ़ने की, क्योंकि अब आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेहतर है आप इसके कुछ टॉपिकों को पढ़िए, बाकी टॉपिक जो आपको लगता है मुश्किल हैं, कंफ्यूजन करेंगे, उसे छोड़ दीजिए। ये सजेशन। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जुड़ने के लिए। प्रतीक जी, क्लैट का भी एग्जाम है 19 जून को। एमपीपीएससी के साथ ये वाली परीक्षा की भी तैयारी बहुत सारे बच्चों ने की होगी। कुछ खास टिप्स हम इस परीक्षा के लिए भी दे देते हैं दर्शकों को? देखिए, ये क्लैट जो है लॉ एंट्रेंस के लिए एग्जाम है और ये 12th के बच्चे देते हैं। खासकर नेशनल लॉ स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, 22 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं जिनके लिए ये एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। इसमें आपको 4 सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। हाँ। एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग, लॉ, मैथ्स, जीके, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये पूरा इंग्लिश बेस है, तो ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या हिंदी मीडियम का बच्चा ये एग्जाम नहीं दे सकता? नहीं, बिल्कुल दे सकता है। हाँ। मगर उसको इंग्लिश पैराग्राफ पढ़ना आना चाहिए, यानी उसको थोड़ी ज्यादा मेहनत लगेगी कंपैरेटिवली हिंदी मीडियम वाले व्यक्ति से। तो ये सारे टॉपिक्स और करंट अफेयर जो है एमपीपीएससी चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉमन रहता है। तो आपने अगर तैयारी करी है तो इस एग्जाम को बिल्कुल आप दे सकते हैं। बिल्कुल। कई बार अभिषेक सर ये भी होता है कि सवाल को घुमाकर पूछ लिया जाता है, आंसर तो पता होता है लेकिन जब सवाल घूम जाता है तो दिमाग भी घूम जाता है, मतलब आता हुआ जवाब भी नहीं लिख पाते होंगे या नहीं समझ पाते होंगे उस सवाल को। तो क्या बेहतर तरीका हो सकता है इस उलझन से बाहर निकलने का? प्रिया, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको मैं बताता हूँ। परेशानी क्या होती है? 2.5 लाख, लगभग 3,20,000 छात्र भाग ले रहे हैं एमपीपीएससी परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा में 3.25 लाख लोग भाग लेंगे, लेकिन उस 3.25 लाख लोगों में से 50-60% ऐसे छात्र हैं जो इस परीक्षा को केवल देने के लिए दे रहे हैं। वो ना सीरियस कैंडिडेट हैं, ना ही उन्होंने कोई बहुत बेहतर तरीके से तैयारी की है, यानी वो किसी कंपटीशन में कभी है ही नहीं। तो जो 40% हैं वो कंपटीशन में है, लेकिन उस 40% का भी केवल 20 से 25% वर्ग ऐसा होता है जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जिन्होंने बुक्स पढ़ी हैं। तो यहाँ पे अंतर वही है। आपको क्वेश्चन क्यों तकलीफदायक लगेगा कि अगर आपने उसे रटा होगा, अगर आपने आंसर रटे होंगे और एमसीक्यू सीधे सीधे पढ़े होंगे, तो आपको थोड़ा भी क्वेश्चन वो घुमाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और उसी स्थान पर जिस बच्चे ने बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, समझा है और उसने पूरा फोकस अपना रखा है पढ़ते समय, नोट्स बनाते समय कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, उसे कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछिए, उसे प्री में भी फायदा होता है, मेंस में भी फायदा होता है और इंटरव्यू में भी फायदा होता है। तो ओवरऑल मतलब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है आंसर की कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आप क्वांटिटी पे फोकस मत करिए, आप क्वालिटी पे फोकस करिए। भले आप एक दिन में 2 टॉपिक पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़िए। बिल्कुल कोशिश मत करिए कि मुझे आज 20 टॉपिक पढ़ना है या 25 पेज पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। आप अपने आप को छोटा सा टारगेट दीजिए कि आज मुझे, से एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पढ़ रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, तो मुझे आज राष्ट्रपति के अधिकारों को, राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रणाली को सारा बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझना है। तो बस उसको फोकस करिए और उठ जाइए। उसके बाद लोग क्या करते हैं, मैंने आज 10 घंटे पढ़ने का टारगेट बना लिया तो मैं 10 घंटे पढ़ता रहूंगा, ये वो फोकस करते हैं। सेंसलेस है, उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि 10 घंटे बाद में जो 10वें घंटे में वो जो पढ़ रहा है उसे याद ही नहीं कि पहले घंटे में पढ़ा क्या था। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होती। कंपटीशन की पढ़ाई हमेशा बहुत ही व्यवस्थित ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए धीरे धीरे की जाती है। इसीलिए जो छात्र निकलते हैं, आप उनके इंटरव्यू देखिए, वो हमेशा बताते हैं कि हमने बुक से पढ़ा, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, हमने बहुत ज़्यादा सिर्फ बाद में पढ़ा है, शुरू में हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा जितने में हमें चीज़ें समझ में आती रही। तो 3 घंटे पढ़िए चाहे 10 घंटे पढ़िए, फ़र्क इससे नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता आपकी ग्रास्पिंग, समझने की पावर क्या है और आप चीज़ों को कैसे बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। तो मेरा सजेशन सबको यही है कि आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पे मत फोकस करिए। एक सवाल, चूंकि आप जवाब दे रहे थे तो उसमें रटने वाली बात एक आई। प्रतीक जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि लेकिन कुछ चीजें रटने वाली ही होती हैं, जैसे तारीख है, इतिहास के अगर हम उन तारीखों की बात करूं कि चमाकुटी सन 57 वाली अगर मैं बात करूं, तो कुछ चीजों को रटना ही होगा।
लेकिन घबराहट उसे रटने ही नहीं देती, दिमाग में बैठाने ही नहीं देती। तो कुछ ऐसी चीजें जो वाकई रटने वाली हैं, तो उन्हें रटने की बजाय किस तरह से याद किया जाए, उसका कोई अच्छा सा तरीका है? उसका एक तरीका है, बिल्कुल सही बात है कि हमें जैसे खाना और पढ़ाई एक जैसी होती है कि हम जैसे ज्यादा नहीं खा सकते, कम खा सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, वैसी तरीके से पढ़ाई में भी अगर आप कम पढ़ाई कर रहे हैं मगर अच्छा कर रहे हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। अब आपने जो डेट की बात कही है, रटने वाली बात कही, तो रटने और डेट का फंडा ये है कि अगर आप टाइमलाइन के साथ काम कर रहे हैं, हाँ। अगर आपने प्रॉपर कंसेप्ट के साथ टाइमलाइन से काम किया, टाइमलाइन का मतलब ये है कि कब वो स्थिति शुरू हुई थी, कब मुगल आए थे, कितने समय तक रहे थे, और जब आप इसको स्टोरी वाइज में और कंसेप्ट के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो आपको वो तारीखें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी मूवी देखी हो तो मूवी में आपको हर एक सीन के बाद सीन याद रहता है। हाँ। कि हाँ उसके बाद ऐसा हुआ होगा, उसके बाद ये ऐसा हुआ होगा। यानी वो 3 घंटे की पिक्चर आप 3 घंटे एक ही बार देखते हैं और उसको हजारों लोगों को सुना सकते हैं, क्योंकि आपको लाइन बाय लाइन याद होता है। कई बार तो डायलॉग और फिल्म में गाना कहाँ आया था वो भी याद रहता है। ठीक, वो आपको याद क्यों था? क्योंकि आपने उसको एक सीरीज में पढ़ा था, एक डायरेक्शन में पढ़ा था। हाँ। अगर उस डायरेक्शन का आपको स्टार्टिंग पता है, आपको उसका एंड पता है, तो बीच का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आखिर में ये है कि याद करने को आप इतना प्रेशर देंगे तो याद नहीं होगा। हाँ। आप उसको बस पढ़िए और अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो मैंने पढ़ा है मुझे आता है, तो आपको ये याद रखने वाला कंसेप्ट ही भूल जाएगा। जी। मैं एक चीज और इसमें ऐड करता हूँ प्रतीक जी। जी। एक तरीका होता है, पहले मैं डेट बताता हूँ, डेट को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है। हाँ। डेट को, जो डेट आपसे याद नहीं हो रही हो, आप उसके पैरेलल कोई डेट सोचिए, उस डेट से उसे लिंक करिए, किसी घटना से लिंक करिए, किसी और अपनी डेट ऑफ बर्थ से, किसी दूसरे की डेट ऑफ बर्थ से, अगर मैं किसी 19-19 बोलूं तो किसी भी चीज को, आपने अगर से 19-19 बोला कि हाँ। आपकी कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ है और उस डेट ऑफ बर्थ में कोई इवेंट हुआ है, तो आपको दोनों को लिंक करना है कि मेरे मौसी जी की लड़की का इस डेट को ये हुआ था, इस डेट में ये घटना हुई है, और दोनों की फोटो सामने बनाइए। एक वर्चुअल फोटो क्रिएट करना पड़ती है। क्या मैं इसको विस्तार से समझ पाऊंगी? अगर इस मैं एक चीज और मुझे एक कॉलर एक्चुअली अच्छा, जुड़े हुए जी, हैं, जी। तो इससे पहले कि डिस्कनेक्ट हो जाए, हम सुरेंद्र जी को लाइन पर ले लेते हैं। सुरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, और पहले उनका सवाल जान लेते हैं। जी सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सुरेंद्र जी, तेज बोलिएगा थोड़ा। जी हाँ जी, बताइएगा प्लीज। जी, मेरा सवाल अभिषेक सर से था। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। जी, मेरा सवाल अभिषेक सर से था कि लास्ट ईयर जब मैंने फेस किया था प्रीलिम्स का एग्जाम, तो कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रश्न मुझे देखने को मिले थे। तो क्या ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रश्न करने के कुछ आइडियाज सर बता सकते हैं, कैसे फेस करेगा किस साल में हमें देखने को मिलते हैं? तो कुछ अनएक्सपेक्टेड तरह से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सुरेंद्र जी, ऐसा है कि दुनिया ही अनएक्सपेक्टेड पर टिकी हुई है। हमेशा जीवन में आपको ये नहीं आप बोल सकते कि आपके साथ हमेशा जीवन में एक फिक्स पैटर्न में या फिक्स टाइम टेबल में ही काम होगा या आपकी जिंदगी चलेगी। तो अनएक्सपेक्टेड प्रश्न आ सकते हैं, और उन प्रश्नों में जितना डर, परेशानी और समस्या आपको आई, उतनी ही बाकी प्रश्न जो आंसर दे रहे हैं बाकी 100 लोग, उनको भी आ रही है। तो आपकी जो तैयारी है वो उन पैटर्न के क्वेश्चन के हिसाब से नहीं होती जो अनएक्सपेक्टेड हैं। आपकी पूरी की पूरी 99% तैयारी होगी जो पैटर्न में क्वेश्चन पिछले 10-12 वर्ष में पूछे जा रहे हैं, या पीएससी का जो पैटर्न है, पीएससी का जो सिलेबस है, आप हमेशा तैयारी उसके हिसाब से करिए। एक या दो प्रश्न ऐसे कोई आ गए जो बहुत हटके हैं या बहुत ही यूनिक हैं या किसी को कुछ उसका आंसर नहीं पता, हाँ। उसके हिसाब से तैयारी बिल्कुल मत करिए, उसे छोड़ दीजिए। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा, 25 क्वेश्चन का मार्जिन आपके पास है, तो उन प्रश्नों पे हाथ धो के मत पड़िए जिनका आंसर किसी से नहीं बन रहा। मतलब वहां जो बैठे 100 में से 90 लोग तुक्के ही मार रहे हैं वहां, तो उसकी तैयारी मत करिए, ना ही उसकी तैयारी की जाती है। बिल्कुल, तो तुक्के से ज्यादा तर्क पर काम करते हैं। हमारे साथ दीपाली भी जुड़ी हुई है सर भोपाल से। दीपाली का सवाल क्या है हम जानेंगे। जी दीपाली बताइएगा। मैम, मैं जब भी एग्जाम देने जाती हूँ तो मुझे घबराहट हो जाती है, और मैं जो एग्जाम के पहले पढ़ती हूँ इसीलिए मुझे बाद में जब एग्जाम लिखती हूँ तो चीजें मेरी सब कुछ फ्लैश आउट हो जाती है, मुझे याद कुछ नहीं आता है। जी जी मैं समझ गया, क्वेश्चन समझ गया। जी दिवाली मैं समझ गया क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। जी प्रतीक जी आप भी जुड़ेंगे। जी अभिषेक सर। हाँ देखिए, दीपाली जी का क्वेश्चन था कि एग्जाम के पहले डर और घबराहट होती है जिसकी वजह से उनको बहुत सारी चीजें वो भूल जाते हैं।
तो देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है, आपकी ये प्रॉब्लम है और 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि जैसे ही डर लगना शुरू होता है तो बनते हुए क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं। और ये एक सामान्य फिनोमेना है। आपने अपने जीवन में जब भी स्कूल में आप गए होंगे एग्जाम देने, जब भी कॉलेज में आप एग्जाम देने गए होंगे, जब भी आपके जीवन का महत्वपूर्ण दिवस होगा कोई, तो आपको उस दिन डर लगता है और ये लगना भी चाहिए। डर दो चीजें करता है, या तो आपको आउट ऑफ कंपटीशन कर देता है या आपका फोकस बढ़ा देता है। अब डिपेंड करता है कि आपने तैयारी अपनी किस तरह से की है। अगर आपने बढ़िया तैयारी की है, आपने चीजों को पढ़ा है, सिलेबस को कंप्लीट किया है, तो आपका डर आपका फोकस बनाएगा। और अगर आपने तैयारी बहुत ही सतही तौर पे की है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी तैयारी को लेकर, तो आपका डर आपको आउट ऑफ कंपटीशन करेगा। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा सजेशन है कि आप अपने डर को भगाने का सबसे बेहतर तरीका है, आप सिलेबस को सामने रख लीजिए और उस पर टिक करना शुरू करिए कि आपने आखिर सिलेबस में से कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया। जैसे ही आपको लगेगा 60-70% पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डर खत्म हो जाएगा। यही एक तरीका। प्रतीक जी भी जुड़ना चाह रहे थे। जी प्रतीक जी। देखिए, डरना स्वाभाविक है। आप किसी एग्जाम की तैयारी 1 साल से कर रहे हैं और उसको एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो डर लगता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मगर डर आपको किस डायरेक्शन में ले जाता है ये डिपेंड करता है। क्या डर आपको ये सोच के आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाएगा जो आप उसके सवाल के जवाब ढूंढिए। अगर आपके एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाएगा जो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो जब आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम में होंगे। दूसरी बात, आपको डर इस बात से लग रहा है कि मेरे से कुछ छूट ना जाए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आप तैयारी पहले से करके रखिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं और वो डर आपके साथ है, तो आप उसको पॉजिटिविटी में लीजिए। भय आपको इसलिए नहीं, आप किसी पानी में अगर डूब रहे हैं और आपको डर डूबने का नहीं होगा, तो आप तैर के बाहर नहीं आओगे। ठीक है, तो आपको डर जरूरी है। कहीं भी किसी मुश्किल में से जब हम बाहर निकलते हैं, तो डर ही हमें समझाता है कि रास्ता कौन सा है। तो उस रास्ते को, सही रास्ते को पकड़ने के लिए डरना बहुत जरूरी है। घबराने से कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। अगर डर है तो ये मान के चलिए आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है और डर लग रहा है, मतलब आप स्वाभाविक हैं। हाँ, स्वाभाविक प्रक्रिया है ये। आप सही डायरेक्शन में हैं। बिल्कुल सही है सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी ना कि इंटरव्यू सुनिए उन लोगों के जिन्होंने किस तरह से उस एग्जाम को पास किया। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इस कम समय में ना इंटरव्यू सुनेंगे कि उन्होंने उस एग्जाम को कैसे पास किया था। तो ये इस समय, इस अंतिम जो क्षण है, उसमें ये कितना जायज होगा इंटरव्यू को सुनना? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अंतिम क्षणों में ये जो एक डर वाला दीपाली का क्वेश्चन था, इसका एक जवाब और मैं देता हूँ। हाँ। दीपाली, अगर आपको डर अभी भी लग रहा है, तो मेरा सजेशन है आप एक काम करें, कम से कम एक दिन शुरू के 3-4 घंटे आप अपने इंटरेस्ट की चीज करिए। यानी अगर आपको म्यूजिक सुनने में अच्छा लगता है, आप म्यूजिक सुनिए। आपको फिल्म देखने में अच्छा लग रहा है, आप फिल्म देख लीजिए उस दिन। या आप बेस्ट तरीका है, आप कोई सर्वाइवल मूवी देखिए। बहुत सारी मूवी आती हैं, उनमें सर्वाइवल जो मूवी होती हैं, कैसे लोग अकेले संघर्ष किया और बाहर निकल के आए, आप उसको देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि आखिर इस पूरे एग्जाम का सार है क्या। तो ये एग्जाम आपके किस चीज की परीक्षा ले रहा है? तो ये आपके ज्ञान के साथ साथ आपके मेमोरी पावर की भी परीक्षा ले रहा है। तो आप जाइए यूट्यूब में, इंटरनेट में, आपको बहुत सारे मेमोरी पावर के ट्रिक्स मिलेंगे। तो आप मेमोरी पावर ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। और अब तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट चीज, कि जब भी आप नोट्स बनाएं, तो नोट्स का आपको रेगुलर रिवीजन करना है। कैसे? एक रिवीजन होता है विद इन 24 आवर्स, एक रिवीजन होता है विद इन 1 वीक और एक रिवीजन होता है विद इन मंथ। अगर आपने एक चीज कोई भी पढ़ी है और उसे 24 घंटे के अंदर, 7 दिन के अंदर और 1 महीने के अंदर उसे रिपीट कर लिया है, 80% वो चीज आपको परमानेंट याद हो जाएगी। प्लस इसके बाद होता है रिवीजन प्लस, यानी रिवीजन का रिवीजन। तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी प्लानिंग बनाना पड़ेगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है, जो मैंने आपको टिप्स बताई। प्लस उन रिवीजन में भी जो आपको तकलीफ दे रहा है पार्ट, उसका रिवीजन कैसे करना है, यानी रिवीजन प्लस कैसे करना है। इनको व्यवस्थित तरीके से बना के रखिए, आपको निश्चित फायदा होगा इसमें। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल प्रतीक जी आपसे रखूंगी, फिर हम धन्यवाद करेंगे इस कार्यक्रम में, चूंकि समय अब इजाजत दे रहा है। सवाल ये है कि मुझे अच्छी तरह याद है जब आपसे पहले कभी हमारी चर्चा हुई थी, तो आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि तैयारी हमेशा शुरुआत से ही ऐसी करनी चाहिए कि चाहे आप प्री में बैठ रहे हो, मेंस में बैठ रहे हो या इंटरव्यू में जा रहे हो, शुरुआत से ही तैयारी इन तीनों चीज़ों के लिए की जानी चाहिए। शायद तभी तैयारी दूसरों से हटकर होगी, मजबूत होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, तैयारी आप किसी एग्जाम की कर रहे हैं या किसी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, आप एक बात को समझिए, एग्जाम के वो पड़ाव हैं।
तो आप पहले से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैंने इस पड़ाव की तैयारी करी है या इस पड़ाव की तैयारी करी है। मैंने तो तैयारी की है। अगर मेरा एग्जाम आ रहा है और मुझे उसको निकालना है, तो अब उस एग्जाम के चाहे 3 चरण हो, 5 चरण हो, 1 चरण हो, वो मैंने एग्जाम क्रैक करने की तैयारी की है। और जिस जोश में आपने स्टार्टिंग की थी, वो जोश एंड तक अगर आपका बना है, तो उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपने डिसिप्लिन से अगर पढ़ाई करी है, तो आपको उस एग्जाम से क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। और हमने भी पूरी कोशिश की कि आपको वाकई कोई ना रोक सके, इसीलिए तो हमने खबर भारत में विशेष रूप से आज इस प्रोग्राम को डिसाइड किया कि आपकी मदद करनी ही होगी। अंतिम क्षणों में तैयारी के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक खरी जी, लोक सेवा परीक्षा विशेषज्ञ एवं करियर काउंसलर, साथ में थे प्रतीक जैन साहब, प्रतियोगी परीक्षा विशेषज्ञ एवं करियर काउंसलर। इन दोनों का सर दर्शकों की तरफ से, खबर भारत टीम की तरफ से बहुत सारा धन्यवाद आने के लिए कार्यक्रम में, और इस कम वक्त में भी इनकी तैयारी को दुरुस्त करने के लिए। तो फिलहाल जाने से पहले यही कहना चाहेंगे कि सारे डर को बाहर निकाल दीजिए, अपनी तैयारी जो आपने की है उस पर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और आप सब कर सकते हैं, ये हमें पता है। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अपने परीक्षा की इस घड़ी में खरा उतरे, अच्छे से पेपर दे पाए और सफल हो, यही उम्मीद करेंगे। और इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। समय समय पर हमारे साथ जुड़कर और इस तरह की जानकारी हम देते रहेंगे, पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।